नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पढ़ाकू इंडिया चैनल पे। तो आज हम लेते हैं करंट अफेयर सीरीज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ की स्थापना की? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। सड़क दुर्घटना काफ़ी होता है इंडिया में, तो इससे बचने के लिए, इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए ये एसएसएफ की सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की गई है पंजाब में। और ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि यातायात प्रबंधन में सुधार हो। तो इसके तहत क्या क्या किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 5500 किलोमीटर के एरिया में ये फैले रहेंगे जो एसएसएफ के फोर्स हैं, जवान हैं, और ये 129 गाड़ियों के साथ मौजूद रहेंगे। और इनकी कोशिश रहेगी कि 15 मिनट के अंदर जहाँ भी घटना हुआ है या जो भी घटना स्थल है, तो वहाँ पे 15 मिनट के अंदर ये पहुँचे और वहाँ पे पीड़ितों की सहायता करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को भी स्थान दिया गया है और इसमें 90 महिलाएं, कुल महिलाओं की संख्या इसमें रखी गई है, 90 महिला इसमें टोटल है। तो इसमें महिलाओं को भी क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा सूरज हवाई अड्डा, जो कि सूरत में है, गुजरात में है, उनको दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और ये हवाई अड्डा लगभग 353 करोड़ से निर्मित है। और ये हवाई अड्डा कुल 14 घरेलू शहरों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें प्रति सप्ताह 252 से अधिक यात्री 252 से अधिक यात्री इसमें भाग लेते हैं, 252। और इसमें मुख्य और बातें हैं कि 1200 घरेलू प्लस 600 इंटरनेशनल की इसकी क्षमता है। और इसकी क्षमता 3000 तक बढ़ाई भी जाएगी। इसकी क्षमता कितनी तक बढ़ाई जाएगी? तो 3000 तक इसकी क्षमता बढ़ाने का भी घोषणा किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और वार्षिक, अगर पूरा एनुअली बात करें तो यहाँ पे वार्षिक हैंडलिंग क्षमता है इसकी 55 लाख तक बढ़ रही है और बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था गुजरात से। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस तैराक ने 5 पदक जीते हैं? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तेलंगाना की रहने वाली है विरति अग्रवाल, जिन्होंने 5 पदक जीता है। और इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि खेलो इंडिया, सबसे पहला खेलो इंडिया कब हुआ था? तो ये दिल्ली 2018 में हुआ था, दिल्ली में। और ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। तो सबसे पहला कितना था? 2018 में हुआ था और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, 2018 में हुआ था ये। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि ये 2023 संस्करण जो था ये कहाँ हुआ था? तो 2023 का जो संस्करण था ये हुआ था तमिलनाडु में। 2023 का हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। और इससे और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये अभी 2024 में कहाँ हुआ है? तो 2024 में 19 जनवरी 2024 को चेन्नई, मदुरई, तिरुचि और कोयम्बटूर में आयोजन था इसका। तो यहाँ पे आयोजित किया गया है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और खेलो इंडिया में हरियाणा इस बार रहा है, जीता है इस बार, तो 40 स्वर्ण के साथ, कुछ 105 कुल स्वर्ण जीत के 40 स्वर्ण, 39 रजत पद और 26 कांस्य, टोटल 105 ये मेडल जीत के 100 चैंपियन बने हैं ये। और इसका मेज़बान कौन किया था? सबसे पहला तो भोपाल में भी किया गया था। और शुभंकर इसका है छोटी गोरैया, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, जिसको छोटी गोरैया बोलते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण सवाल खेलो इंडिया से संबंधित। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा आज का क्वेश्चन है, सवाल है, चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया इसमें। और इसमें तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पे रहा था और हरियाणा तीसरे स्थान पे रहा था। और ये हरियाणा गत साल का उपविजेता भी था
तो जो कि इस बार तीसरे स्थान पे आ गया था। तो ये थे कुछ खेलो इंडिया से। फिर अगला सवाल ही था ये, तीसरा भी खेलो इंडिया से रिलेटेड ही है और चौथा भी। अब चलते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पे। भारत ने वर्ष 2024-25 में के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसको नामित किया है? तो ये किया गया है नामांकित मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। और ये मुख्य रूप से 3 मापदंड पे किया जाता है नामांकित। एक तो सांस्कृतिक परंपरा की अनूठी गवाही देता है ये। दूसरा है कि एक वास्तुशिल्प या तकनीकी पहचान का उत्कृष्ट उदाहरण देना। तीसरा है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व या घटनाओं पे विचार से जुड़ना। तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का कुछ भाग था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है भारतीय जन संस्थान को। और 31 जनवरी को पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में ये काम करता है। संस्थान में अग्रणी संस्थान है। भारतीय जन संस्थान IIMC को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है अभी, जिससे अब इसे केवल डिप्लोमा के बजाय डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार मिल गया है। तो अभी तक क्या अधिकार था इसका कि केवल डिप्लोमा कोर्स करा सकता था ये डिप्लोमा, लेकिन अब क्या करा सकता है, डिग्री का भी कोर्स कराया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है भारतीय जनसंचार संस्थान के द्वारा। और एक इससे और क्वेश्चन बनता है कि ये डीम्ड का मतलब क्या होता है? ये जो आपको लिखा है डीम्ड विश्वविद्यालय, तो ये डीम्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो डीम्ड का मतलब होता है कि विश्वविद्यालयों के अलावा अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च मानक पर काम करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। मतलब डीम्ड का मतलब होता है कि आप उच्च मानक के आधार पर कैसे काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये शिक्षा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 37वां सूरज कुंड मेला जो है शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। और ये चलेगा कब से कब तक? तो ये चलेगा 2 फरवरी से चलेगा ये 18 फरवरी तक। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें एक और बात है जो आप लोग को बता दें कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य जो है अपनी उच्च ऊर्जा और जोश के साथ इतिहास बनाना। और इसमें शिल्प के साथ साथ संगीत, लय, कला, संस्कृति का भी आनंदमय उत्सव ये होता है, आनंदमय मनाया जाता है उत्सव। और जो ये शिल्प मेला है, ये शिल्प मेला जो है वो भारत की विविधता का प्रतीक है। शिल्प मेला जो है भारत की विविधता का प्रतीक है और हर साल ये फरवरी में ही मनाया जाता है। सबसे पहला संस्करण जो इसका था वो 1987 में सबसे पहला संस्करण इसका मनाया गया था 1987 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारत अमेरिका के किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा स्ट्रेंथिंग इंडो US रिलेशनशिप टॉपिक पे भाग लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथिंग इंडो US रिलेशनशिप इन अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक सम्मेलन का संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात बताया। और भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल मुख्य रूप से ये था मुद्दा था। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए हैं। इससे रिलेटेड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में भारत पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। और ये जो भारत पर्व जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये गणतंत्र दिवस का ही हिस्सा होता है। भारत पर्व जो होता है
वो भारत पर्व गणतंत्र दिवस का ही हिस्सा होता है, भारत पर्व। और ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये इस बार लाल किला पे ही किया गया, हर बार लाल किला पे ही होता है, लाल किला पे। तो लाल किला के कहाँ पे होता है? ज्ञान पथ पे, ज्ञान पथ पर, ज्ञान पथ पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें है कि राष्ट्र को की समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? तो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 9 डेज का ये प्रोग्राम होता है। और ये इसका इस बार 9वां संस्करण भी था, 9वां संस्करण भी था, जो कि 9वां संस्करण था। और 23 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया जाएगा भारत पर्व, 23 जनवरी से 31 जनवरी तक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला 10th हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई है? तो दक्षिण भारतीय की केरल जनपक्षम सेक्युलर पार्टी है, जो बीजेपी में भी मिल गई है, विलय हो गया है उसका। और इसके प्रमुख हैं पीसी जॉर्ज। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल नज़र से देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वहाँ के अनिल एंटनी हैं, अनिल एंटनी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन लेह में किया जाएगा, लेह लद्दाख में। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका सीन एसी। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका शुभंकर है सीन एसी, सीन ए सी, जिसको सान भी बोल सकते हैं, सान भी होता है। तो इसका शुभंकर यही है। और हीम तेंदुआ जो है, हीम तेंदुआ, ये इसका क्या रखा गया है थीम? हीम तेंदुआ क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान देना। हीम तेंदुआ इसका लोगो है, इसका लोगो क्या कहता है? एकता और ताकत का प्रतीक। इसका लोगो क्या बताता है? एकता और ताकत का प्रतीक। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, किससे उत्तर प्रदेश के नया कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 1990 बैच के हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार, जिन्हें नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश के नया कार्यवाहक डीजीपी के रूप में। और इन्हें अभी 26 जनवरी को चौथी बार गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया है। तो गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? तो गैलेंट्री अवार्ड होता है वीरता पुरस्कार। और वीरता पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछा जाए सबसे पहले कब किया गया था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले वीरता पुरस्कार देने की शुरुआत 26 जनवरी 1950 में किया गया था। और ये जो प्रशांत कुमार हैं, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, ये स्पेशल डीजी के भी रूप में काम कर चुके हैं। और मेरठ में एडीजी के भी रह चुके हैं ये। और ये किसके स्थान पे आए हैं? तो ये आए हैं पूर्व डीजीपी विजय, जिनका 31 जनवरी को ही कार्यकाल खत्म हुआ है, तो उनके स्थान पे आए हैं। और इन्होंने डीजी के रूप में मेरठ में भी काम कर चुके हैं। और ये सिंघम के रूप में पूरे यूपी में प्रसिद्ध भी हैं। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में महाराष्ट्र कुल कितने पदक के साथ शीर्ष पे रहा? तो ये कुल 127 पदक जीता है महाराष्ट्र। और इसमें 57 से अधिक खेल होता है खेलो इंडिया में, 5000 से अधिक एथलेटिक भी भाग लिए हैं इसमें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है खेलो इंडिया का? खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है स्कूल कॉलेज के बच्चों को जो उनके अंदर का हुनर है उसको बढ़ावा देना, और खेल मतलब टीम की एक भावना विकसित करना बच्चों के अंदर, प्ले ग्रुप का, कि वो लोग खेल के प्रति इंक्लाइंड हो और उन खेल कुछ मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता भी आए। तो मुख्य उद्देश्य खेलो इंडिया गेम्स का यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पंबार ने
पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में इनके द्वारा जीता गया है। और ये ISSF जो है विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ था इसका उद्घाटन? तो क्यूबा, हवाना क्यूबा में हुआ था 1987 में, 1987 में। और ISSF का फुल फॉर्म क्या है? ISS का फुल फॉर्म क्या है? तो ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। तो ISS ये नोट कर लेंगे हम लोग। अब इसका जो है इनको इस ISSF के थ्रू जो ब्लू करके मिला है क्रॉस ऑनर, ब्लू क्रॉस ऑनर मिला है। तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को मिला है ब्लू क्रॉस ऑनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th, कौन तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष बने हैं? तो ये अमित शाह जो हैं अभी उनके बेटे बने हैं, जैसा। और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सचिव भी हैं। और ये कब बने हैं? तो 31 जनवरी को बने हैं। ACC के एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इनका ये ACC जो है ACC, तो ACC का मुख्यालय कहाँ है? ACC का मुख्यालय है दुबई में। दुबई में कहाँ है? तो दुबई में UAE में, संयुक्त राज्य अमीरात में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी ACC की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज का। तो हम जान गए हैं 15 तक। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको इसलिए किया गया है क्योंकि ये निस्वार्थ प्रयास करते हैं, समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, ये अपनी प्रतिबद्धता रहती है इनकी। और ये द सूद फाउंडेशन भी चलाते हैं सोनू सूद। और अभी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है एक, जिस पे वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, वृद्धाश्रम निवास। वृद्धों के लिए रहने खाने और बाकी चीज़ों का भी उसमें देखभाल करने के लिए इनका ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ड्रीम परियोजना पे, जिसका नाम है वृद्धाश्रम निवास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है हमारा 17th क्वेश्चन। प्रतिष्ठित इतिहासकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो R पंचक लक्ष्मी नाम था। ये 29 जनवरी को इनका निधन हुआ है। और ये 91 वर्ष की थी जब निधन हुआ है। और ये भारतीय इतिहास कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। और ये सामाजिक वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। विजयनगर की रहने वाली बताई जा रही है सोशल मीडिया सोर्सों से, मैं सर्च किया तो। और ये JNU के प्रोफेसर भी रह चुकी है, प्रख्यात प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम भी किया है। और भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है, सामाजिक वैज्ञानिक भी रही है। तो ये बहुत बड़ा क्षति है हमारे देश का। तो और ये प्रतिष्ठित इतिहासकार तो थी ही। चलिए अब हम 18th क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने किस बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है बैंकिंग। अगर गैलरी से देखें तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे प्रतिबंध लगाया दिया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस पे लगाने का मतलब, प्रतिबंध लगाया क्यों है? तो इसमें उनके द्वारा बोला गया है RBI के द्वारा कि गैर अनुपालन और नियमों का फॉलो नहीं करने के कारण आरोप में ये किया गया है। और ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो पेटीएम जो कंपनी है उसकी सहायक कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक। और इसमें एक कंपनी 100 मिलियन से अधिक KYC कस्टमर भी हैं इसके पास। और इसमें क्या क्या प्रतिबंध रहेगा? तो 29 फरवरी के बाद
अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन और देख लें। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है कि गैर अनुपालन ये सब, तो ये दिया गया है केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक। तो केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा। ये केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक हैं कौन? तो ये इनका नाम है योगेश दयाल जी हैं केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक। और ये जो हमारा आरबीआई जो है, इसके किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है इस पे, पेटीएम पेमेंट बैंक पे? तो 149 एक्ट के तहत, एक्ट 35A 1948 के बैंकिंग एक्ट के तहत इस पे किया गया है कार्रवाई। तो ये पेटीएम को बहुत बड़ा झटका दिया गया है फिलहाल। चलिए 19th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या क्या हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है कि राज्य की हरित निवेश योजना के अनुरूप हरित हाइड्रोजन परियोजना का नेतृत्व करना। और इसमें एनटीपीसी के सहायक कंपनी है, एनटीपीसी की सहायक कंपनी जो है, एनटीपीसी के सहायक कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है ये, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NGEL। ठीक है, इसी के द्वारा किया गया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये समझौता हुआ है। ये 80,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण AMU है। कितना करोड़ का है? तो ये 80,000 करोड़ का है AMU आपस में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, लास्ट क्वेश्चन आज का है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। और ये केरल के इडुक्की के जिला के पश्चिमी घाट में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। और ये इसका क्षेत्रफल लगभग 97 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और इसे 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र। तो ये था एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम 20 क्वेश्चन का सीरीज देखे हैं ये, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, करंट अफेयर्स का आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए बाय।